क्या मेंटेनेंस केस इसलिए लगना चाहिए क्योंकि पति की सैलरी ज्यादा है या पति कमाता है? क्या मेंटेनेंस केस सिर्फ 125 में चलेगा या डीवी के अंदर भी मेंटेनेंस मांगा जा सकता है या एचएमए 24 में भी मेंटेनेंस मांगा जा सकता है? क्या सिर्फ रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट लगा देने से यह तय माना जाएगा कि अब पति को मेंटेनेंस देना ही है? ऐसे बहुत सारे सवाल आज मैं आपको बताऊंगा और इन बारीकियों से आप समझ पाएंगे कि असल में लूप होल कहां है। आप समझ पाएंगे कि असल में रिजल्ट्स कैसे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से केस फॉलो कर रहे हैं उस तरह से तो आपका रिजल्ट आपके एडवर्स ही आएगा। आप कितना भी किसी को समझा लीजिए कि कानून जो है वो क्या कह रहा है, या फिर कितना भी किसी को समझा लीजिए, फिर भी कोर्ट के अंदर आपका निर्दोष होना साबित बड़ी मुश्किल से भी नहीं हो पाएगा। यानी कि रिजल्ट लाने के लिए ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर यह सच है कि रिजल्ट लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका जो केस होता है उसको उस तरह से डील किया जाना चाहिए। यानी कि आपका जो केस है वो कानून संगत चीजों से कवर होना चाहिए। ये बात जनरली लोग चूक जाते हैं समझने में और अक्सर एक जर्नल से तरीके को यूज करते हैं और उससे आपको लगता है कि मेंटेनेंस लगना एक रीजनेबल कारण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। असल में मेंटेनेंस केस होता क्या है? देखिए, मेंटेनेंस केस सिर्फ और सिर्फ डील किया जाता है 125 सीआरपीसी से। यानी कि अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस केस की, तो ये एक तरीके से पति द्वारा पत्नी को या उसके रिश्तेदार जो है पति के, उनके द्वारा कोई या फिर कोई महिला उसके किसी रिश्तेदार ने, जैसे जो पुरुष ही होगा, कि उसके भाई या खास तौर से उसके पिताजी ने या किसी भी रिश्तेदार ने जो जिस घर में शेयर हाउस होल्ड में वो रह रही है क्रूरता की है और उससे जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए मिलने वाला कंपनसेशन है और एक मॉनिटरी रिलीफ है। यानी कि इसका मेंटेनेंस से डायरेक्ट कोई नाता नहीं है, इसका अल्टीमेटली रिलीफ से रिलेटेड है। जैसे मेडिकल रिलीफ हो गई या शेल्टर होम वाली रिलीफ हो गई या फिर एजुकेशन या फिर प्रोफेशन से रिलेटेड रिलीफ हो गई, अगर आपने उसके प्रोफेशन को डैमेज करने की कोशिश की, नौकरी नहीं जाने दिया, ये उस तरह का रिलीफ है। एचएमए 24 कभी भी मेंटेनेंस जो डेली यूजेस के लिए चाहिए उसके बारे में बात नहीं करता और एचएमए 24 एक तरीके से जेंडर न्यूट्रल कानून है। यानी पति भी अपनी पत्नी से इस तरह का पेंडल लाइक मेंटेनेंस ले सकता है और ये ड्यूरिंग लिटिगेशन लेना होता है। यानी कि लिटिगेशन के जो चार्जेस खर्चे जो हो रहे हैं उनके ऊपर मिलने वाला मेंटेनेंस है। यानी कि ये किसी भी तरह से 125 के कंपैरेटिवली एक अलग सब्जेक्ट मैटर है दोनों। हम बात करते हैं कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है उसके बारे में अक्सर ये सुनने में आता है कि कोर्ट्स कह देती हैं कि एफिडेविट लगा दो। आपने भी लगा दिया, पत्नी ने भी लगा दिया। पहले पत्नी को ही लगाना होता है, फिर पति लगाता है। उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप अब इसे मेंटेनेंस दे दीजिए, ऑर्डर कर दिया जाता है। तो इसमें दो गड़बड़ होती है। पहली गड़बड़ यह होती है कि मेंटेनेंस जो है रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस के हिसाब से बता रहा हूं कि वो मैकेनिकली नहीं लग सकता है। यानी कि बस आपने दो चीजें करी, रिप्लाई फाइल किया साथ में और बस काम हो गया। जी नहीं, यहां पर जो चीज काम करती है वो रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट करता है। रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट मैकेनिकली मेंटेनेंस लगाने को ब्लॉक करता है, जबकि असल में उसको एक फॉर्मेलिटी मात्र बता दिया है। यानी उसका जो असली यूज है वो अभी तक ढंग से कहीं देखा नहीं है। उसको यूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह होता है कि भाई उसके अंदर क्वांटम डिसाइड होता है मेंटेनेंस का, किसके कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, उसके बाद कितनी इनसफिशिएंसी है, वो सारी चीजें वहां काउंट होती हैं, चाहे वो हस्बैंड की रही हो चाहे वो पत्नी की रही हो। इसीलिए कई बार देखा जाता है कि मौका परस्ती करके कई बार कमाऊ महिलाएं भी मेंटेनेंस लेकर निकल जाती हैं, जबकि ये लीगली और एथिकली गलत है। असल में 125 सीआरपीसी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ पे बात करता है और अनेबल का मतलब है कि फौरी तरीके से अभी वो महिला अपने आप को इस पोजीशन में नहीं पा रही है कि मेंटेनेंस लेना है और उस वजह से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसलिए वो मेंटेनेंस लेने आती है। उसकी वो टेम्परेरी कंडीशन को खत्म करने के लिए इसका प्रोविजन किया गया था। यानी अगर इसको सही कॉन्सेप्ट पे समझे तो ये इनकैपेबिलिटी का केस नहीं है, ये अनेबिलिटी का केस है। इनकैपेबिलिटी जन्मजात होती है, जैसे शरीर में कोई दिक्कत हो, शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा हो या फिर वो कोई और ऐसी कैपेसिटी उसके साथ डेवलप हो गई है जो अब उसके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। पर अनेबिलिटी का मतलब कुछ और है। अनेबिलिटी का मतलब है कि उसको वहां चीज दिखानी होगी। अगर हम यहां ये समझने की कोशिश करें
कि एक सब्जी वाली है, उसकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, और वो अच्छा खासा 25-50 हजार से लेके, और अगर मेट्रो सिटीज में देखें तो 1-2 लाख रुपए अपनी छोटी सी रेडी पटरी से कमाती है। एजुकेटेड महिला इस चीज के लिए अपने आप को ये नहीं कह सकती कि हम रेडी पटरी पे बैठे हैं, पर एक स्किलफुल कोई भी काम कर सकती है। और अगर स्किल नहीं है तो आज के टाइम में रिसेप्शनिस्ट जैसी जॉब या कई ऐसे ऑफिस में काम होते हैं जहां सिर्फ ग्रेजुएशन मात्र काफी है। तो यानी कि स्किल का कोई लेना देना नहीं है किसी के काम करने के मूड से। पर फिलहाल इस बात पे वापस लौटते हैं कि मेंटेनेंस में और क्या खामियां होती है। देखिए, मेंटेनेंस के केसेस में एक चीज और सबसे ज्यादा मैं जो देखता हूं वो ये है कि हस्बैंड को कभी भी मेंटेनेंस लगाने के बाद कभी भी मौका नहीं दिया जाता कि वो अपील करे। जबकि मेंटेनेंस का जो केस है चैप्टर 9 के अंदर, वो सीधा सीधा ये कहता है कि हस्बैंड के पास अपनी बात को प्रूव करने का पूरा पूरा रीजनेबल ग्राउंड है। मेंटेनेंस देने की ही बात चैप्टर 9 नहीं करता है, बल्कि चैप्टर 9 इस बात की भी बात करता है कि किस वजह से मेंटेनेंस नहीं दिया जाए। यानी इसमें प्रोसीजर दोनों है। पहला प्रोसीजर यह है कि मेंटेनेंस देना है, हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना है, पर दूसरा प्रोसीजर भी उतना स्ट्रांग है कि किन किन वजहों से नहीं देना है। अक्सर हस्बैंड्स के पास ये चीजें दिखाने को और देने को होती हैं कोर्ट में, ना तो वो दिखाते हैं, और अगर दिखाते भी हैं तो उस लेवल पे प्रेजेंटेशन नहीं लेते या फिर उस पर अपील नहीं करते कि मेंटेनेंस जो है मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने के बावजूद भी डिनायल ऑफ मेंटेनेंस के अभी भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, मेंटेनेंस लगा और बचना शुरू कर देते हैं। सबसे डरावना सच अब हम डिस्कस करते हैं कि मेंटेनेंस केस में क्या गिरफ्तारी सीधी है। यानी कि जैसे कई बार तो ऐसा होता है कि रिकवरी के साथ अटैच कर दिया जाता है अरेस्ट वारंट, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट दिया था जिसके अंदर क्लियर कट ये बात थी कि भाई ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक तरीके से किसी के ऊपर बाइंडिंग हो ये इतना जरूरी नहीं है, और ना ही उसने कोई किसी को पर्सनल लॉस दिया है। ठीक है, तो ये एक प्रिवेंटिव सेक्शन बनाया गया था, और इसका मतलब ये नहीं था कि इसकी वजह से आपको किसी के जिंदगी में कोई बड़ी हानि हो रही है। जैसे आपने किसी को जाकर अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, अटेम्प्ट टू रेप कर दिया, तो ऐसी सूरत तो बनती है कि क्राइम की तरफ जा रहा है, तो यानी एक क्रिमिनल केस नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, इसी बात से गलतफहमी हो जाती है कि 125 सीआरपीसी है तो सीआरपीसी का केस है तो इसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस होंगे। और इसी रेफरेंसेस में कई बार मैंने कई लोगों की ड्राफ्टिंग देखी है, तो उसमें मैं ये भी लिखता हूं कि वहां पर इसको क्रिमिनल केस की तरह दर्ज किया जाता है सीआरएम की या सीआरएम के अंदर, जबकि असल में ये एक क्रिमिनल केस है ही नहीं, ये असल में मेंटेनेंस एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन बेस्ड केसेस के अंदर किसी भी हालत में सीआरपीसी एक्टिवेट नहीं हो सकती। तभी तो बकायदा फैमिली कोर्ट्स को भी पावर है कि वो मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी का केस सुन सकते हैं, वरना फैमिली कोर्ट के ऊपर तो खुद बार लगा हुआ है कि वो किसी भी और एक्ट के या सेक्शन के या एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ के ओवरराइड इफेक्ट से बचे, और ना ही उनके ऊपर कोई ओवरराइड इफेक्ट आ सकता है। यानी जितना भी प्रोसीजर है वो फैमिली कोर्ट्स का अपना खुद का इंडिविजुअल है, वो एक स्पेसिफिक एक्ट से बने हुए हैं, और उस स्पेसिफिक एक्ट की वजह से फैमिली कोर्ट्स के ऊपर सीधा सीधा रीजनिंग ये है कि वो सिविल कोर्ट्स है और सिविल मैटर्स की तरह डील करेंगे। क्योंकि ये फैमिली से रिलेटेड केस है, इसलिए इसके अंदर जितनी भी रेमेडीज होंगी वो सिविल में होंगी, ना कि उसका डिस्प्यूट सीआरपीसी से डील होगा। जैसे पुलिस को आपको रिकवरी करने भेजना, आपको नोटिस देने भेजना, ये सब गलत ऑफेंसेस बना रही है। स्थिति यह है कि असल में पुलिस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं है। पुलिस का डायरेक्ट अरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेंटेनेंस केस का डायरेक्ट अरेस्ट से कोई लेना देना है। अरेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी आदमी से रिकवरी नहीं की जाती, ये भी समझ लीजिए। सिर्फ रिकवरी जो की जाती है वो असल में उस आदमी की प्रॉपर्टी से की जा सकती है। यानी कि अगर उस आदमी के पास वो प्रॉपर्टी है तो बकायदा उसको अटैच करके उससे मेंटेनेंस रिकवर किया जा सकता है। पर मेंटेनेंस के लिए किसी आदमी को गिरफ्तार करना या उसे गिरफ्तार करके रिकवरी कराना, ये सब कुछ इलीगल है। रजनीश वर्सेस नेहा इसका भरपूर विरोध करता है। वो किसी भी अरेस्ट के लिए कोई प्रमोशन नहीं देता है, बल्कि रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस बहुत स्मूथ हैं, साफ सुथरी हैं। अगर आप उसे मेंटेनेंस की बाइबल भी कहें तो इसके अंदर कोई बकायदा अतिशोक्ति नहीं होगी, कोई आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं की। असल में मेंटेनेंस एक बहुत साफ सुथरा सुलझा हुआ मॉरल एथिक्स का केस है, ना कि एक सीआरपीसी की तरह ट्रायल चलाने वाला केस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेंटेनेंस केस सिर्फ हियरिंग का केस है, ना कि उसके अंदर क्रॉस करना और ये सब चीजें करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसका अपना एक सेल्फ प्रोसीजर है। वो अपने सेल्फ प्रोसीजर से ड्रिवन होता है मेंटेनेंस केस। सीआरपीसी के मेंटेनेंस केस की बात कर रहा हूं जो चैप्टर 9 में उल्लेखित है, और इसके अंदर कहीं भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसको सीआरपीसी से ड्राइव किया जाए। रजनीश वर्सेस नेहा भी इसकी बात करता है कि नहीं, सीआरपीसी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
ये जो है पूरी तरह से एक सिविल मैटर है, और सिविल मैटर जो है पूरी तरह से अनडिस्प्यूटेडली सिविल में ही चलेगा। इसका किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस की तरह डीलिंग बिल्कुल गलत है। दोस्तों, मैं आने वाले 4 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, और इन चारों पॉइंट से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हम लोग इसी तरह की अवेकनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, और इसलिए चलाते हैं कि देखिए डे टू डे लाइफ के अंदर आपके पास इतना कम टाइम है कि आप चाहते हैं कि इन केसेस से जल्दी बाहर आए, और इन केसेस से जल्दी बाहर आने के लिए खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना काफी नहीं है, खुद का सेल्फ नॉलेज और विजडम बहुत जरूरी है। अगर आपको पास वो नॉलेज नहीं है तो फिर आप दिक्कत में है। यानी कि ये जो केसेस होते हैं इनको इजीली सॉल्व करने के लिए आप हमारे कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर हम अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाके देख सकते हैं, वहां पे हमारी वेबसाइट का लिंक है। यहां पर भी हमने अपनी वेबसाइट का जो है एड्रेस दिया हुआ है legaleaglerz.com। यहां से आप अपना कोर्स बुक कर सकते हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि आप ही की तरह काफी लोग जो आम लोग हैं वो अपने केसेस की तैयारी यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। अपने वकील साहब या खुद अपनी तैयारी करके बकायदा शानदार अपने केस में परफॉर्म कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और इसी वजह से ये जो स्थिति है इससे आपको बाहर आने के लिए इन कोर्सेज के अंदर इस तरह की जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे आपको प्रोग्राम से जोड़ा जाता है, और ये अलग अलग प्रोग्राम जो होते हैं वो आपके ना केवल नॉलेज एनहांसमेंट करते हैं बल्कि एक फिक्स टाइम आपके दिमाग में ला देते हैं कि इतने टाइम में मैं इस केस से बाहर आ सकता हूं, अगर वो केस झूठा है तो। आप अगर किसी लीगल समस्या में हैं जो कि मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है, तो फिर आपको लगता है कि मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूं, आप यहां पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां से हमारी वेबसाइट का एड्रेस ले सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट का एड्रेस ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहां से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको जिंदगी में एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ। पति पत्नी का रिश्ता हमेशा एक सिविल मैटर है। ये बकायदा सिविल प्रोसीजर कोड यानी जिसे हम सीपीसी कहते हैं उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। यानी कि इसका कहीं दूर दूर तक इस बात से नाता नहीं है कि सिविल प्रोसीजर कोड का कोई डिस्प्यूट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से बकायदा डील होगा। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी एनफोर्समेंट एजेंसीज की जरूरत पड़ती है, पर वो भी एक बहुत इनडायरेक्ट प्रोसेस है। और कई कोर्ट्स ने इन दिनों में इस चीज को पूरी तरह से क्लियर किया है कि भाई आपका मेंटेनेंस का जो मैटर है वो पुलिस के थ्रू डील नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रिकवरी एजेंसी नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और या फिर वो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि स्पेशली सीआरपीसी और आईपीसी के लिए काम करती है। उसका बकायदा जब तक कि सिविल प्रोसीजर कोड में कोई वायलेशन नहीं होता है तब तक उसका वहां इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, जब तक कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसे कहीं से भी आदेश ना मिला। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताऊंगा वो ये है कि देखिए मेंटेनेंस का केस बिना एविडेंस के नहीं चल सकता है। इस बात पे काफी बहस होती है, मेरे कमेंट सेक्शन में भी आ रही है, साहब ये तो कह देते हैं मेरी बीवी ने लगा दिया है, और मेरी बीवी ने लगा दिया है तो फिर वो लकीर है, जज साहब उसकी बात एक्सेप्ट कर लो। आप इस तरह के केसेस को डील करने के लिए इतनी मेच्योरिटी नहीं रखते हैं, और ये वीडियोस की हमारी लिमिटेशन है कि यहाँ पर हम उतनी बात नहीं समझा सकते, क्योंकि हर केस का एक वेरिएशन होता है। आपका मेंटेनेंस का केस आपके बगल वाले के मेंटेनेंस केस से बहुत डिफरेंट होता है। तो जब हम उस वेरिएशन को जब समझते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेप पे अलग अलग चीजें आती हैं, और जब हम उसे डील करते हैं तब आप उस चीज को लेकर खुद भी आश्चर्यचकित होते हैं कि कितनी बारीकी से हम चीजों को देखते हैं। वो तो फिर एक अलग सब्जेक्ट है, जब हम जुड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, कभी अगर जुड़ना होगा तो। वरना मोटा मोटी जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं इसमें भी आपको काफी कुछ अफर्मेंट मिल सकता है। बात ये हो रही थी कि एविडेंस की, और एविडेंस जो है वो कभी भी अगर पति के प्रेजेंस में नहीं लिया गया है, या पति वहां कोर्ट में मौजूद है और उसे डायरेक्ट एक्सपार्टी कर दिया और उसे एविडेंस दिखाई नहीं गए कि भाई तुमने अपनी पत्नी को निग्लेक्ट किया, रिफ्यूज किया, और अगर निग्लेक्ट रिफ्यूज किया है तो फिर मेंटेनेंस इस वजह से देना है क्योंकि आपके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस देखिए हमारे पास है। यानी कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने जा रहा हूं कि कोर्ट को पहले ये देख लेना है, कोर्ट पहले ही इस बात का प्रूफ लेने पर ही आपको और आपके खिलाफ ऑर्डर कर सकती है। यानी वो ऑर्डर भी फर्स्ट ऑर्डर होगा नोटिस देने का। नोटिस भी कोर्ट तब दे सकती है जब उस बात से वो सेटिस्फाइड हो जाए और वो फिटनेस चेक हो जाए उस केस का कि हाँ ये जो एप्लीकेशन आई है, यानी कि शुरू में ही इस पे चेक लगा हुआ है मेंटेनेंस केस के अंदर कि मजिस्ट्रेट साहब इसके अंदर बकायदा चेक करेंगे कि हाँ पत्नी निग्लेक्टेड है और रिफ्यूज है। इसीलिए नेचर ने समरी ट्रायल बनाया है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेचर में एक समरी प्रोसीडिंग्स है, ट्रायल नहीं है, सिर्फ प्रोसीडिंग्स है। ट्रायल एक अलग सब्जेक्ट मैटर होता है, प्रोसीडिंग्स है, और प्रोसीडिंग्स के अंदर कभी भी ज्यादा लंबा इसको स्ट्रेच आउट करने की जरूरत नहीं।
अगर इंटरिम मेंटेनेंस 60 दिन में लगा दिया गया तो ठीक है, वरना उसकी कोई वैलिड रीजन नहीं है कि उसके बाद उसको लगाया जा सकता है कि 4 साल केस लगाया उसके बाद भी 4 साल बाद सिर्फ इंटरिम ही लग रहा है। तब तो फिर फाइनल मेंटेनेंस ही डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर की गुत्थी लैंग्वेज की ऐसी है कि अगर उसको सही तरीके से कोई आपको समझाने वाला मिल जाए तो वो पूरी गुत्थी इस तरह से है कि वो कई 4-5 स्टेप से मिलकर इस पूरी चीज का सोल्यूशन दे सकती है। पर इंटरिम मेंटेनेंस का फैशन ये चल गया है कि 4-5 साल केस चलाओ, फिर इंटरिम डिसाइड करो और फाइनल मेंटेनेंस का अता पता नहीं है। और उस बीच में अगर पति थोड़ा सा आगे पीछे होता है, मेंटेनेंस देने के लिए पीछे हटता है, तो फिर दिक्कत आता है। हाँ, कुछ लोगों को डर लगता है कि हम गिरफ्तार हो जाएं या वैसा हो जाए, तो फिर ऐसी स्थिति आने मत दीजिए। आप कोर्ट में जाकर पहले ही ऑफर कर दीजिए कि देखिए साहब, मैं तो पहले से ही मेंटेनेंस दे रहा था मेरी बीवी को, और अगर अभी भी इसने मेंटेनेंस का केस लगाया है तो मैं कुछ एक मुश्त रकम दे दूंगा, और मैं उस एक मुश्त रकम के बाद मेरा ये केस आप क्लोज करें, और मैं इस बात का एग्रीमेंट दे रहा हूँ, पेमेंट देना मैं तब चालू करूंगा जब मैं ऑलरेडी एग्रीमेंट दे चुका हूँ, क्योंकि केस तो इसी बात का आपकी बीवी कह रही है कि आप मेंटेनेंस नहीं देते। पर आपने जब आगे से ही एक्सेप्टेंस दे दिया कि मुझे इसको डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो देता था, तो अब भी देने को तैयार हूं। कंडीशन ये दो है, एक तो मेरा केस इस एक्सेप्टेंस के बाद कि हाँ मैं देने को तैयार हूं, क्लोज कर दीजिए। कोर्ट में लगने वाले इतने सारे खर्चे, भाग दौड़, डिफेंस करना, ये करना, क्योंकि आपका डीबीपी है 490 डे पे, तो आप दे सकते हैं। हम इस बात की सिफारिश नहीं करते कि झूठे केसेस में मेंटेनेंस देना चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि बाद में आप इस तरह के प्रेशर टैक्टिस से निकलकर दोबारा उसको चैलेंज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल तरीका होगा, क्योंकि आपकी बीवी ने कुछ सबूत तो दिए नहीं। तो इसका भी एक तरीका होता है कि मेंटेनेंस देने के बाद भी आप मेंटेनेंस केस से बच सकते हैं। फिलहाल हम इतनी बात आपको समझाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंटेनेंस जो है केस, उसके अंदर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आपकी वाइफ ने आपसे मेंटेनेंस मांगने के कोई सबूत जब नहीं दिए हैं, तो फिर वो 100% इस चैलेंज में फंसेगी कि उसने कुछ ना कुछ जो है फॉर्जरी या फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है। और अगर उसने कुछ फॉर्जरी की है या फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है या फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं भी बनाया है, तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा फैक्चुअल डेटा गलत दिया है कोर्ट में जिसको आप साबित कर सकते हैं। तो आप उधर से इस चीज को बाकायदा ड्राइव कर सकते हैं। और एक डिमांड आपको कोर्ट में और रखनी है, जो कि आपके फास्ट केस को खत्म करने के साथ साथ ये चीज भी रखनी है कि देखिए साहब, जब मैं मेंटेन करने को तैयार हूं तो सीधी सी बात है कि मेरी बीवी मेरे साथ आकर रहे। क्योंकि ये चीज जब आती है कि पति मेंटेनेंस देने को तैयार है, तो तुम उसके साथ जाने को तैयार क्यों नहीं हो। यहां वो कंडीशन अटक जाती है कि मेंटेनेंस देने के बाद भी वो पूरी तरह से फंसती है कि अगर ये मेंटेनेंस देगा और मुझे साथ रहने के लिए कहेगा, मैं रहूंगी नहीं। तो वो ट्रैप इतना जबरदस्त होता है कि ना ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा, कोर्ट भी इस बात को समझने लगेगी कि भैया ये तो देने को तैयार है और ये रहना चाहती नहीं है, तो हम इसको मेंटेनेंस दिलाएं कैसे, क्योंकि मेंटेनेंस का केस साथ रहने वाली पत्नी के लिए है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर, डाइवोर्स के बाद भी बीवी तो मेंटेनेंस दे सकती है। तो डाइवोर्स तो जब होगा तब होगा, डाइवोर्स की कंडीशन पैदा करने वाली तो आपकी बीवी हो गई ना, तो उस वजह से भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये वर्ड होता है डेजर्टेड वाइफ। डेजर्टेड वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें जानने के बाद आप अपने केस में परफेक्ट सॉल्यूशन बनाइए और उन्हें इंप्लीमेंट कीजिए। रिजल्ट इतना मुश्किल नहीं है जितना मेंटेनेंस को भारी कर लिया है लोगों ने अपने दिमाग में, क्योंकि कुछ प्रेशर टैक्टिक्स इन केसेस में कई बार देखी गई हैं। इसके अंदर पति पे बहुत प्रेशर बनाया जाता है, हर चीज में पति को दबाया जाता है। पर अगर पति इस पर पूरी तरह से फोकस करे तो रिजल्ट आपकी मुट्ठी में हमेशा था। आपने मुट्ठी खोल के देखी नहीं। वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।